Students, today we start the remaining topic of the lesson 9. Now problem number 8. ये लेसन में इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि किस तरह से कोई भी प्रॉब्लम कोई सी सिचुएशन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, राइट। कोई भी एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन होता है तो उसका एक फ्लो चार्ट बनता है, एक तरीका बनता है। उस तरीके से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो वैसे आपको फॉर्मेट में काम करना है जिस तरह से आप करना चाहो। नाउ प्रॉब्लम नंबर 8, let us now we have a look at two different ways of exchanging the value of a two variables. Now take two variables, say a and b. If we replace the value of either a and b by any other value, the original value stored in them will be lost. अब दो वेरिएबल लिए a और b, उसमें से हम वैल्यू को रिप्लेस करें कोई अदर वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, अनदर वैल्यू को स्टोर करेंगे और दे विल बी लॉस्ट। देयरफॉर वी यूज द एक्स्ट्रा वेरिएबल c, जिससे हम वैल्यू को रिप्लेस कर सके। a की वैल्यू b में रखनी है तो b की वैल्यू कहाँ रखेंगे, हम c में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ट्रांसफर कर सके, जिससे हमारा जो वैल्यू है वो सेव कर सके। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम का सेविंग बताया है, राइट। फ्लो चार्ट के हिसाब से आपको समझाया है। सबसे पहले स्टार्ट, ओके, स्टार्ट के बाद प्रिंट गिवन, गिव टू वैल्यूज, दो वैल्यू रखी है, इनपुट ए एंड बी, दो वैल्यू में रखी है। सबसे पहले c इक्वल टू ए, राइट, तो a की वैल्यू c में रखी है। देन a इक्वल टू b, तो b की वैल्यू a में गई। उसके बाद b खाली रहा तो c की वैल्यू कहाँ जाएगी, b में। तो देन वी कैन प्रिंट a एंड b। क्लियर। जिस तरह से स्वैपिंग होता है विद एक्स्ट्रा वेरिएबल की, a की वैल्यू b में जाएगी, b की वैल्यू c में जाएगी, c की वैल्यू a में जाएगी, तो राइट। तो दोनों हम एक्सचेंज करेंगे, रिप्लेस, मगर दो वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल तो चाहिए, राइट। अगर a और b की वैल्यू मुझे स्टोर करनी है तो सबसे पहले a की वैल्यू b में रखनी है, तो b की वैल्यू किसी और में तो रखनी पड़ेगी ना, तो ही b खाली रहेगा, तो ही a की वैल्यू उसमें जाएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ता है और उसके हिसाब से वो वेरिएबल में स्वैपिंग होता है। नाउ advantages and disadvantages of flowchart. Whatever the tools we use them have some advantages and disadvantages. Flowchart is also not an exception. It is also some benefits and drawbacks. Now, advantages of flowchart. It provides the pictorial representation of the problem solving. It is easy to understand. अब advantages मतलब फायदे कि it provide the pictorial representation, एक डायग्राम हम सॉल्व कर बनाते हैं जिससे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके और उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। नाउ नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड द कन्वीनियंट एड फॉर राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। एक कन्वीनियंट बनाते हैं, एक कन्वीनियंट एड बनाते हैं राइटिंग इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन के, राइट। नाउ इट असिस्ट द प्रोग्रामर टू रिन्यूइंग एंड करेक्टिंग द सॉल्यूशन है। और प्रोग्रामर क्या असिस्ट करता है कि बेस्ट रिव्यू बताता है उस प्रॉब्लम का करेक्ट सॉल्यूशन स्टेप के इन, राइट। नाउ इट हेल्प्स टू डिस्कस द डिफरेंट मेथड एंड टू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत सारी मेथड्स आपको सामने रखी जाती है, उसमें से पर्टिकुलर कोई भी एक सही मेथड जिस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन ला सके। दिस इज टर्न टू प्रोवाइड अ फैसिलिटी टू कंपेयर द एक्यूरेटली मतलब सही तरह से। Now, disadvantages of the flowchart. Draw a flowchart for a large and complex problem in time consuming and laborious. Okay. सबसे पहले क्या है कि एक फ्लोचार्ट बनाना पड़ता है, बहुत बड़ा बनाना पड़ता है, जिस तरह का वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से आपका जो टाइम है वो यूज होता है। As a flowchart consists the symbols, any changes or modification in the program logic will most of the time require a new flowchart to be drawn. और flowchart क्या कंटेंट करता है, सिम्बॉल्स कंटेंट करता है, उसके हिसाब से चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, और उसके हिसाब से एक लॉजिक सेट करते हैं। वो लॉजिक क्या करता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है।
हम कोई भी एक लॉजिक होता है, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए मुझे, लॉजिक. नाउ देयर आर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफिक details of the data should be shown in the flowchart. Hence, the flowchart for given problem, although with the similar logic, where in the terms of the data shown. कोई स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हम डिटेल्स का डेटा शो नहीं करते. जिस तरह का प्रॉब्लम सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम का मेथड रहता है, जो टॉपिक रहता है, उसके हिसाब से हम फ्लो चार्ट में शो करते हैं. राइट. तो इस तरह का एक प्रैक्टिकल हमें बनाना है. राइट. वो आपको मैं प्रैक्टिकल लाइव आपको बताऊंगा, तो उसको आपके घर पे आपको परफॉर्म करना है. और ज़्यादातर याद रखो, कंप्यूटर सब्जेक्ट में हमें प्रैक्टिकल जितना आएगा उतना हमारे लिए बेनिफिट रहेगा. ओके. थियोरेटिकल सिर्फ समझने के लिए कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, बाकी जो भी मेन है 99% वो पूरा प्रैक्टिकल बेस है. क्लियर. तो आपको जो भी ये बनाना है, तो उसके लिए फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा लाइव प्रैक्टिकल. ओके. नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया जाता है, और वो ही आपको परफॉर्म करना है. ओके. घर पे नाउ यहाँ पे देखो, एक स्टेप आपको दिया है कि एक फ्रेंड जो है स्कूल में आना चाहता है, ही और शी, और उसको यहाँ पे डायरेक्शन दिया जाता है अपने घर से और अपने स्कूल तक, और उसको वो माइंड में याद रखना है कि कहाँ से घर से निकल कर स्कूल तक पहुँचना है, तो कौन सा रास्ता उसके लिए शॉर्ट रहेगा, और कौन सा रास्ता वो सिलेक्ट करता है जिससे लॉन्ग डिस्टेंस में मेजर करता है. तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है. क्लियर. तो उस तरह से आपको समझ के स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है. दूसरा यहाँ पे दिया है कि एक समेशन ढूंढना है नंबर डिजिबल का, डिविजिबल बाय 11 विद द रेंज ऑफ 1 to 100. तो उस तरह का एक प्रोग्राम आपको भी बनाना रहेगा. राइट. सिंपल सा, वो आपको मैं बताऊंगा लाइव. तो आपको परफॉर्म करना है कि किस तरह से 1 to 100 में हमको सारे नंबर का समेशन कर और डिविजिबल बाय 11 करे तो उसका आंसर हमें क्या मिलता है. तो उसका भी एक प्रोग्राम रहता है. वो सारे जो प्रैक्टिकल्स है वो दैट विल बी बेसिस ऑन द सी लैंग्वेजेस. ओके. सी एंड द C++. ओके. तो यहाँ पे और एक प्रोग्राम दिया है एल्गोरिथम का, कि सबसे पहले हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है. तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है कि P मल्टीप्लिकेशन 1 + R/R मीन्स रेट, एंड N मतलब नंबर ऑफ डेज, एंड माइनस P मीन्स प्रिंसिपल. And P is the, here P is the principal amount, R is the rate of interest, N is the number of time period in a years. Now step is first start. स्टार्ट और एंड तो आपको मालूम है, प्रोग्राम का एक कॉमन बेस है, फॉर्मेट है उसका. स्टार्ट, टेक 4 वेरिएबल्स P and R and CI. Assign the value P and R. Calculate the compound interest using CI equal to P into 1 plus R/100 raised to N. N means number of days minus principal. Now print value stored in CI. CI means compound interest. Now next is the find out the total weeks to pay to the given employee basis on the number of hours he or she has the work. मतलब टोटल पे हमें फाइंड करना है वीकली, कि हम एम्प्लॉय को कितना पे करते हैं, कितने नंबर से वो काम करता है. तो उसका एक दिया है एल्गोरिथम. सबसे पहले स्टार्ट, टेक द 3 वेरिएबल्स, नंबर ऑफ आवर्स कितना काम किया वो, पे पर आवर मतलब पर आवर कितने हम पे कर सकते हैं वो, एंड देन वीकली पे. असाइन द वैल्यू टू द नंबर ऑफ वर्क एंड पे पर आवर. कैलकुलेट वीकली पे यूजिंग द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला क्या है, वीकली पे इक्वल टू नंबर ऑफ वर्क इनटू पे पर आवर. प्रिंट वैल्यू stored in weekly pay and then end. ओके. तो ये लेसन में आपको ये समझना था. नाउ नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है यहाँ पे MCQ जो दिया है उसकी आपको PDF नेक्स्ट में वीडियो में भेज दूँगा. ओके. तो लेबोरेटरी एक्सरसाइज में आपको परफॉर्म करना है, तो आपको मैं 2-3 पहले प्रैक्टिकल बता दूंगा, उसके बाद आपको परफॉर्म करना है. ओके. थैंक यू.